हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 12 का अपना चैप्टर 3। ठीक है, एलपीजी पॉलिसीज हम लोगों ने सब लोगों ने पढ़ी होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म। हमारा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था 1991 में, सबको याद होगा कि जो हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था वो क्यों हुआ था, इसके रीजंस क्या क्या थे। तो पहला क्या है, पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ही खराब परफॉर्म कर रहा था। अब खराब परफॉर्म क्यों कर रहा था भाई, क्योंकि वहां पे इनएफिशिएंट मैनेजमेंट था। वहां पे लोग जो थे वो टाइमली वर्क नहीं कर पा रहे थे, वो लोग जो प्रोडक्शन को मीट आउट नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमारा पब्लिक सेक्टर जो है वो खराब चल रहा था। दूसरा है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसमें डेफिसिट हो रहा था। डेफिसिट कैसे हो रहा था, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जब हमारा इंपोर्ट ज्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में होगा। सब लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, इतना तो पता होगा। जब हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब अगर हमारा इंपोर्ट ही ज्यादा होगा एक्सपोर्ट कम होगा, तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिसिट में ही होगा। तीसरा है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्या होता है, जब भी जनरल चीजों के प्राइसेस में बढ़ोतरी होती है, जब भी परसिस्टेंट एंड द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द जनरल कमोडिटी, वहां पे इन्फ्लेशन होता है। तो 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहे थे तो वहां पे इन्फ्लेशन जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। ठीक है, लगातार जो है इन्फ्लेशन बढ़ भी रहा था। इसी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ही ज्यादा सोचना पड़ा था, क्योंकि अगर जनरल प्राइसेस की चीजों में अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो पूरे देश का गरीब जो है बिना खाए मर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को ये बहुत सोचने वाली बात थी कि अगर उसने इन्फ्लेशन नहीं रोका तो देश के लिए बहुत ही मुसीबत का काम हो जाएगा ये इन्फ्लेशन को रोकना बाद में चल के। चौथा है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखे हुए थे, जो भी हमारे पास फॉरेन रिजर्व रखे हुए थे, वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि एक ऐसा टाइम आ गया था कि वहां पे सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमारे पास रिजर्व बचा था इम्पोर्ट करने के लिए सामान। हमारे पास सारे रिजर्व जो थे वो सब कुछ खाली हो चुके थे। पांचवा है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स। जो हमारे पास कर्जा था, जिस हम कर्जे में हम लोग ऑलरेडी डूबे हुए थे, उसमें हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि उसका इंटरेस्ट जो था वो बहुत ही हाई हो गया था। क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिनों तक ये कर्जा लेके रखा हुआ था, जिससे इंटरेस्ट जो था वो बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका था, जो हम लोग को पे ऑफ करना मुश्किल हो गया था। पाँच छवा है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट क्यों था मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो था वो बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा था। अगर पब्लिक सेक्टर ही बुरा परफॉर्म करे तो समझिए गवर्नमेंट की 80% काम 1991 से पहले 80 to 90% काम जो थी वो सब पब्लिक सेक्टर जो है सब देखता था। तो अगर पब्लिक सेक्टर ही बुरा परफॉर्म करेगी तो उस समय गवर्नमेंट की कंडीशन क्या होगी, ये सोचने लायक है। ठीक है, ये आप सोचिए, सोच के बताइए। ठीक है, पेट में मत पचा लीजिएगा। चलिए, क्राइसिस ऑफ 1991 फोर्स्ड इंडिया फॉर द फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। 1991 की क्राइसिस जो थी, इसने इंडिया को फोर्स किया, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को इसने फोर्स किया कि भैया देखो अब तो बहुत झेल लिए, अब तो तुमको लोन जो है वो लेना ही पड़ेगा। जब हम लोग बहुत परेशानी में होते तो मांगते हैं ना किसी से लोन, भैया लोन दे दो, बहुत मुसीबत है, बाद में तुमको पे ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो इंडिया ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जो है लोन के लिए अप्रोच किया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने लोन तो दिया। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमको लोन तो दिया। लोन कितने का दिया, यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, लोन कितने का दिया, $7 बिलियन का दिया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने लोन तो दिया, $7 बिलियन का दिया। और लेकिन और लेकिन इसमें उन्होंने तीन कंडीशंस रखी। तीन क्या, बहुत सारी कंडीशंस रखी, लेकिन तीन जो थी वो मेन कंडीशंस थी। ठीक है, देखते हैं कि कंडीशंस क्या थी। ये भी बहुत चालाक थे। फ्री में लोन नहीं मिलेगा बेटा तुमको, फ्री में कुछ भी नहीं मिलेगा, आज के जमाने में चाहे उसके जमाने में। तो उसने कंडीशन ये रखी कि आपको जो है अपने प्राइवेट सेक्टर से जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटानी पड़ेगी। 1991 से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने अपने प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा के रखे थे। इवन टैरिफ हुआ, कोटाज हुआ, लाइसेंसिंग हुआ, ऐसी बहुत सारी जो कंडीशंस थी वो प्राइवेट सेक्टर पे लगा सकते थे, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर जो था वो हमारा ग्रो अप नहीं कर पा रहा था। तो आईएमएफ ने पहली कंडीशन ये रखी कि हमको अपने प्राइवेट सेक्टर से जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस है उनको हटानी पड़ेंगी। दूसरा है रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी एरियाज। जो गवर्नमेंट का जो रोल था बहुत सारे सेक्टर्स में, हर जगह जो गवर्नमेंट अपना कब्जा बना के बैठी हुई थी कि यहाँ पे सिर्फ हम ही काम करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल जो है वो काम नहीं कर सकते हैं। तो आईएमएफ ने बोला कि आप अपना रोल जो है बहुत सारे सेक्टर्स से जो है कम करिए,
क्योंकि आप अपने रोल को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। आपने जो 1947 के बाद से 1990 का जो पीरियड है उसमें जो है आपने जो भी काम किया है उसमें थोड़ा सा भी डेवलपमेंट नहीं दिखा है, तो आपको अपने रोल को जो है कुछ एरिया में रेस्ट्रिक्टेड रखना पड़ेगा ताकि आप अपना काम जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तीसरा है रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। जितनी भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थी, टैरिफ हुआ, कोटाज हुआ, लाइसेंसिंग हुआ, ठीक है, इंडिया में या फिर इंडिया से बाहर जितनी भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस थी, आईएमएफ ने बोला कि आप उसको खत्म करिए, क्योंकि अगर आपको लोन चाहिए हम आपको लोन उसी कंडीशन में देंगे जब आप सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ आप अपना ट्रेड जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारे जो थी वो 3 कंडीशंस थी जो आईएमएफ ने दी थी इंडिया को लोन देते वक्त, और हम लोगों ने वो पूरी भी की थी क्योंकि हमारे पास एक लास्ट चांस यही बचा हुआ था, करो या मरो, बस यही था। चलो, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड ऑन जुलाई 1991, सॉरी बहुत स्लिप हो रहा है, ध्यान देना। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस्ड ऑन जुलाई 1991, जुलाई 1991 को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको अनाउंस किया गया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है ये सबको पता है, एलपीजी पॉलिसी लाई गई थी 1991 के बाद से, एलपीजी पॉलिसी जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाई गई थी? जुलाई 1991 में लाई गई थी। याद रखना, जितने भी लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने वाले हैं ना, वो लोग याद रखेंगे कि एग्जाम में पूछ देता है कि अगस्त 1991 में, सितंबर 91 में, तो नहीं, ये मत याद रखना, जुलाई याद रखना, ये मंथ याद रखना कि जुलाई 1991 में ही लाई गई थी। ठीक है, द पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। इस पॉलिसी को जो है 2 मेन कैटेगरीज में लाया गया था। पहला था स्टेबलाइजेशन मेजर और दूसरा था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्टेबलाइजेशन मेजर था वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, मतलब कि जो जो प्रॉब्लम्स कुछ कम समय में खत्म हो सकती थी उनको स्टेबलाइजेशन मेजर में लाया गया था, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर में लॉन्गर पीरियड के टाइम की जो प्रॉब्लम्स थी उनको लाया गया था। तो स्टेबलाइजेशन मेजर में पहला लाया गया था करेक्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम जल्दी ही ठीक कर सकते थे अगर हम अपना एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इम्पोर्ट कम करें तो। ठीक है, अगर हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को इंकरेज करें एक्सपोर्ट करने के लिए तो हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत कायदे से ठीक कर सकते हैं। अगर हम लोग जो है ट्रेड बैरियर्स को हटा देंगे तो भी हम अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या था? इन्फ्लेशन को ठीक करना। इन्फ्लेशन क्या था हम बता चुके हैं, इन्फ्लेशन के डेफिनेशन बता चुके हैं। द परसिस्टेंट एंड द कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द जनरल कमोडिटी। जो भी हमारे जनरल कमोडिटी के प्राइसेस में इंक्रीमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जो था वो हमारा लगातार बढ़ रहा था, तो गवर्नमेंट को इस पे स्टेप लेना था कि वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगी। ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तो बहुत सारे गरीब जो है वो खाने के बिना मर जाएंगे। चलो, दूसरा क्या है हमारा? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर, जो कि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसको तुरंत खत्म नहीं किया जा सकता था, इसमें इसको खत्म करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इसमें पहला था हमारा एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी थी उसको हमको एफिशिएंट बनाना था। एफिशिएंट हम अपनी इकोनॉमी को तभी बना सकते हैं जब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो। इकोनॉमिक कंडीशन तभी अच्छी हो सकती है जब हमारे देश का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ सब कुछ अच्छा हो, तभी हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा बना सकते हैं। दूसरा है इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। हमको अपने इंटरनेशनल कंपटीशन करना था। ठीक है, हमको इंटरनेशनल ब्रांड से, इंटरनेशनल प्रोडक्ट से हमको अपने आप को कॉम्पिटिट करना था, और वो कॉम्पिटिट तब कर सकता है जब हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है वो उस लायक होंगी। ठीक है, जब हमारी इंडस्ट्री वैसे ही प्रोडक्ट बनाएंगे जैसे हमारी फॉरेन इंडस्ट्री बनाती हैं, उसी प्राइस में वही सेम क्वालिटी देंगी, तब हम जो है इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स में हमें इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस इसलिए लाया गया था ताकि हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें, ताकि वो फॉरेन मार्केट में जो है कॉम्पिटिट कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसके 3 मेन फीचर्स थे, हम सबको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। लिबरलाइजेशन क्या था? लिबरलाइजेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। जो भी हमारे प्राइवेट सेक्टर पे जितने भी एंट्री और ग्रोथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे ना, टैरिफ के, कोटा के, लाइसेंसिंग के, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, टैक्सेस के, भर भर के रेस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट ने लगा रखा था हमारे प्राइवेट सेक्टर पे। ठीक है, उसको लिबरलाइज किया। पहली पॉलिसी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की लिबरलाइजेशन है, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, टैरिफ, कोटास, लाइसेंसिंग, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसको हटाना। ठीक है, लिबरलाइजेशन का मतलब ये भी होता है कि जितना भी गवर्नमेंट कंट्रोल है प्राइवेट सेक्टर पे, ठीक है, उसको कम करना और प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाना, ताकि वो भी जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स से कॉम्पिटिट कर सके।
इकोनॉमिक रिफॉर्म जो थी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन के अंदर बहुत सारी ली थी। पहला था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। हम लोग को मालूम होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जो था इसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग, जैसे कि लाइसेंसिंग सिस्टम वगैरह हो गया, ये सब लाया गया था। दूसरा था फिनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म जिसमें बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म लाए गए थे। तीसरा था टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म में हमारे जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है उन सबके भी रिफॉर्म लाए गए थे। और चौथा था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म जिसमें हमारे फॉरेन एक्सचेंज वगैरह थे उनसे रिलेटेड रिफॉर्म लाए गए थे। और तीसरा था ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में वो सारी चीजें थी जो सॉरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म में जो सारी चीजें थी जो हमको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए जितनी चीजें चाहिए होती हैं, और उसमें जो गवर्नमेंट ने जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे वो इसी के अंदर आए थे। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म, जो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म किया था उसमें क्या क्या था। पहला था कि रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सबसे पहली बात 1991 से पहले अगर किसी को भी इंडस्ट्री सेटअप करना था तो उसको बहुत ज्यादा जो है पेपर वर्क, रेड टेपिज्म, सबको याद होगा रेड टेपिज्म, जब सबसे ज्यादा पेपर वर्क लगता है जो लोगों को डिस्करेज करता है किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। तो उस समय जो था कि बहुत ही ज्यादा जो है पेपर वर्क करना पड़ता था। अगर आपको लाइसेंस लेना है तो आपको बहुत घूमना पड़ता था। अगर आपको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो इंसान सोचता था पहले कि अरे यार करे या ना करे, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा काम मिलता था कि इंसान पागल हो जाए। तो रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के अंदर जो था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कम कर दिया गया था। मतलब कि सिर्फ कुछ कुछ इंडस्ट्रीज को लाइसेंस लेना पड़ता था और बाकी सारी इंडस्ट्री जो थी वो बिना लाइसेंस के भी अपनी यूनिट्स को एक्सपैंड कर सकती थी, ठीक है, या फिर अपनी इंडस्ट्रीज को बैठा सकती थी। दूसरा था डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस समय पब्लिक सेक्टर जो था 17 सेक्टर्स में, बहुत ज्यादा 17 सेक्टर समझ सकते हैं, 17 सेक्टरों में जो है पब्लिक सेक्टर जो था वो अपना रोल बना रखा था। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म के बाद पब्लिक सेक्टर जो था वो सिर्फ 3 सेक्टर में था, 3 सेक्टर में सिमटा रह गया था और बाकी सारे सेक्टर्स में अब प्राइवेट सेक्टर भी जा सकते थे। तो वो कौन कौन सा था 3 सेक्टर? पहला था डिफेंस, दूसरा था एटॉमिक और तीसरा था रेलवे। यही सिर्फ 3 ऐसे सेक्टर्स थे जहां पे सिर्फ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ही काम कर सकता है। यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं दिया जा सकता था बिकॉज ऑफ द सिक्रेसी, क्योंकि अगर इन तीनों चीजों में सिक्रेसी नहीं रहेगी तो हमारा देश बर्बाद हो सकता है, ठीक है, ट्रेटर्स, ठीक है, धोखेबाज लोग आ सकते हैं। तो इन चीजों में सीक्रेसी मेंटेन करने काफी जरूरी थी, इसलिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ने इन तीनों सेक्टर्स को अपने पास रखा। बाकी जितने भी सेक्टर्स थे उनको प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी आने के लिए बोल दिया कि उस सेक्टर्स में प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी आके अपना काम कर सकते हैं। और तीसरा क्या था? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट। ये एक्ट क्या कहलाती थी कि पहले क्या था कि लोगों को जो है अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, डाइवर्सिफाई करने के लिए जो है परमिशन लेना पड़ता था गवर्नमेंट से कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या था कि अब ऐसा कुछ भी नहीं था। अब जो है आप कितनी भी इंडस्ट्री जो है आराम से लगा सकते हैं बिना किसी के परमिशन के। अब आपको जो मन करे वो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या? फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या हुआ था? चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। पहले क्या था कि आरबीआई जो भी थी अपना पूरा कंट्रोल जो था वो बैंक और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे लगा रखी थी कि देखो एक भी अगर एक कदम भी बढ़ाना होगा तो हमसे पूछ के करना। लेकिन 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद क्या था कि जो फिनेंशियल सेक्टर्स थे अब आरबीआई ने कहा था कि देखो भैया अब आप अपने डिसीजन जो है खुद ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे डिसीजन है जो आप हमसे फालतू में आके पूछते हैं, ऐसे डिसीजन आप अपने लेवल तक ही जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कृपया करके मुझसे आके ना पूछे, आप अपने ही समझें और अपने ही दोस्तों में जो है मिल बांट के जो है समझ लें, ठीक है। दूसरा क्या है? ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक। अब देखते हैं आरबीआई का जो रोल जहां पे खत्म हुआ वहां पे जो है प्राइवेट बैंक जो है एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दी। अब आरबीआई ने परमिशन दे दिया था कि अब जो है हमारी प्राइवेट बैंक भी एस्टैब्लिश हो सकती हैं, जिसकी वजह से हमारी इंडियन बैंक भी एस्टैब्लिश हुई थी, एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट बैंक भी इंडिया में एस्टैब्लिश हुए थे। उसके बाद देखते हैं इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबको पता है, जब फॉरेन इंडिविजुअल्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो उनकी लिमिट भी बढ़ा दी गई कि आप जो है अब इतना तक के इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकते हैं। चौथा क्या है? ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब है कि अगर कोई बैंक, अगर कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने ब्रांच खोलना चाहता है, अपने ब्रांच जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, नया ब्रांच ओपन करना चाहता है, तो उसको अब आरबीआई से दुनिया भर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब वो इजीली जो है अपने नए ब्रांच को सेटअप कर सकता है। अब देखते हैं हमारा टैक्स रिफॉर्म। टैक्स रिफॉर्म क्या था कि पहला तो रिडक्शन इन टैक्सेस।
टैक्सेस में रिडक्शन हुआ। पहले जो इंडस्ट्रीज जो थी, दो चार जो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, अगर वो कुछ बनाती भी थी, कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर भी करती थी, तो उसको बहुत ज़्यादा जो है टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ था कि टैक्सेस में कमी हो गई थी। जितने भी कॉर्पोरेट टैक्स थे, कॉर्पोरेट टैक्स वो होता है जो इंडस्ट्रीज पे करती है गवर्नमेंट को जब वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर दी है। तो जितने भी कॉर्पोरेट टैक्स थे उसमें कम किया गया, ताकि जो है इंडस्ट्री जो है अच्छे से इंजॉय कर सके, अच्छे से अपने प्रोडक्ट को बना सके और कुछ प्रॉफिट जो है वो कमा सके, जिससे इंडस्ट्रीज इंकरेज हो अच्छा से अच्छा काम करने के लिए। दूसरा है रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे ऐसे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जिसमें रिफॉर्म लाया गया था, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये सेलर्स को, प्रोड्यूसर्स को डिस्करेज करता था किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में। तो इसमें भी रिफॉर्म लाए गए थे। तीसरा था कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। जो टैक्स पे करने का जो 15 तरीका था ना, यहाँ से डॉक्यूमेंट बनाओ, वहां से डॉक्यूमेंट बनाओ, अब तो खैर ऑनलाइन हो चुका है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा तामझाम था, ये डॉक्यूमेंट बनाइए, वो डॉक्यूमेंट बनाइए। तो उस प्रोसेस को भी जो है गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई कर दिया कि आप इजीली जो है अब आसानी से जो है आप टैक्स पे कर सकते हैं। पांचवा है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। हमने जो था वो रुपी को डिवैल्यू कर दिया था। अब रुपी क्यों डिवैल्यू किया था, क्योंकि हमको जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब आता, जब हमारे पास जो है पैसा, जब हमारा पैसा जो है कम होता। लोग हमारी तरफ कब केंद्रित होंगे, जब हमारे पैसे की वैल्यू जो है गिरेगी, तब हमारे यहाँ लोग जो है आगे खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व चाहिए था, इसीलिए हमने अपनी रुपी जो थी वो डिवैल्यू कर दी, ताकि हमको कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना तक के कम हो गया था कि हमारे पास शायद 1 वीक का ही पैसा बचा था, कि 1 वीक तक ही हम अपने डेली रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज। अब गवर्नमेंट ने कहा था कि भैया देखिए, अब रुपी की जो वैल्यू है, रुपी की जो वैल्यू अब है, अब हम डिसाइड नहीं करेंगे, अब उसको गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, अब वो मैंने मार्केट पे छोड़ दिया है। अब वो मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स जो है, मार्केट फोर्सेज जो है, अब वो डिसाइड करेंगे कि रुपी की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो ये था हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, तो पहला था कि रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। जो भी हमारे यहाँ रेस्ट्रिक्शंस थे, टैरिफ, कोटास, लाइसेंसिंग वगैरह, जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे हमारे यहाँ, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, हटा दिया। क्योंकि अब हमको अपना ट्रेड बैरियर खत्म करना था, अब हमको ऑल ओवर द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना था, क्योंकि आईएमएफ ने ऐसी कंडीशन रखी थी। तो ये चीजें हटानी जो थी बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। दूसरा था रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। एक्सपोर्ट ड्यूटीज को भी गवर्नमेंट ने इसलिए हटाया ताकि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ सके और हम डेफिसिट ऑफ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था ना, उसको हम कम कर सके, मतलब कि हम उसमें फायदे में आ सके, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा हो, लोग एंकरेज हो, लोग इसलिए डिस्करेज ना हो जाए कि अरे यार एक्सपोर्ट ड्यूटी ज्यादा देना पड़ता है, तो हम एक्सपोर्ट करके ही क्या करेंगे जब उनको प्रॉफिट ही कम आएगा। ठीक है, जितना कमाएंगे नहीं उतना तो हम टैक्स ही भर देते हैं। तो इसीलिए लोग जो थे डिस्करेज ना हो, इसीलिए जो है एक्सपोर्ट ड्यूटीज को गवर्नमेंट ने क्या किया, कम कर दिया। तीसरा था रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज। अब देखो भैया, आईएमएफ की कंडीशन माननी है तो हमको इम्पोर्ट ड्यूटीज को भी कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि सामने वाला बंदा, सामने की कंट्री वाला बंदा जब हमको इम्पोर्ट कर रहा है तो उसको वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा तो उसका सामान और महंगा हो जाएगा। जब उसका सामान और महंगा हो तो इंडिया में आके वो और महंगे से बेचेगा, तो उसके सामान बिकेंगे नहीं, बिकेंगे ना। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इम्पोर्ट ड्यूटीज को भी कम कर दिया, ताकि उसके जो सामान होंगे वो सस्ते हों, हाँ सस्ते हों, और लोग जो है उससे ज्यादा से ज्यादा खरीदें। तीसरा है रिलैक्सेशन, चौथा है रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। जो हमारा इम्पोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम था, अगर इम्पोर्ट करने के लिए उन लोगों को लाइसेंस चाहिए था, उसमें भी कमी आ गई। ठीक है, अब कोई भी जो था आसानी से जो है इंडिया में इम्पोर्ट जो है सामान करा सकता था बिना किसी प्रॉब्लम्स के। पहले क्या होता था कि दुनिया भर का तामझाम, हेन देन लाइन देन, पेपर वर्क करना पड़ता था, जिसकी वजह से लोग इम्पोर्ट क्या करें, जाके सो जाते थे। ठीक है, तो अब ये सब चीजें खत्म हो गई, अब लोग जो थे वो आसानी से इम्पोर्ट करा सकते थे। अब यहाँ पे हमारे चारों पांचों जो रिफॉर्म है वो खत्म हो रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।